प्रशांत किशोर जी अपनी एक अलग तरीके की राजनीति करने के प्रयास में हैं, बिहार के केजरीवाल बनने के प्रयास में हैं। वो ज़माना राहुल गांधी जी के ही, कांग्रेस का ही ज़माना था, तेजस्वी जी का ज़माना था, जब वोट की चोरी नहीं वोट की डकैती होती थी। आज बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है, मतदान होता है। 2025 फिर से नीतीश और 225 के लक्ष्य को हम लोग बड़ी आसानी से पार कर रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से बिहार का नेतृत्व देने जा रहे हैं। जहाँ तक बात नीतीश जी के स्वास्थ्य की, ये भी विरोधियों के द्वारा फैलाई गई बात है। एक मुख्यमंत्री जो एक वर्षों में 3 पूरे बिहार की यात्रा कर लेता है, ठिठुरती हुई ठंड से लेके और कड़कती हुई गर्मी में भी, तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही ये कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ललित। आज हैं हमारे साथ बेगूसराय क्षेत्र के मटिहानी विधानसभा से राजकुमार सिंह जी। राजकुमार सिंह जी 2020 में पहली बार एमएलए बने और फिलहाल फिर से चुनावी रण में उतरने की तैयारी में हैं। मटिहानी विधानसभा के असल प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने हैं जो कर दी हैं और आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इसी पर बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि सरकार किसकी आनी है, क्या संभावनाएं हैं, जनता का मूड क्या है। हमारे सर, बहुत शुक्रिया आपका डीएनपी इंडिया के साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, 2020 का जो आपका चुनाव था बहुत नज़दीकी था, एकदम कांटे की टक्कर थी वो। और बिहार में विधानसभा चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो कुछ सीटों पर जो बिल्कुल ज़बरदस्त नेक टू नेक फाइट था, उस तरह की फाइट आपकी। जी हाँ, बिल्कुल ही काफ़ी ट्रायंगुलर और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था और क्लोज कॉन्टेस्ट में मटिहानी के महाजनता ने मुझको चुना। इसके लिए मटिहानी की महाजनता का हम शुक्रगुजार हैं और हमेशा उनके कर्जदार हैं। आपको क्या लग रहा है कि पिछले 5 सालों में आपने मटिहानी विधानसभा के लिए सबसे बेहतरीन कौन से काम किए हैं? कौन से काम आपको ऐसे लग रहे हैं जो और होने चाहिए थे, और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, मटिहानी विधानसभा एक हमेशा से विकास के नाम पे वंचित विधानसभा रहा। कहने को सत्ताधारी दल का ही वहाँ पे प्रतिनिधित्व रहा लगातार 15 वर्षों तक, लेकिन वहाँ विकास की एक अलग परिभाषा गढ़ी गई थी मटिहानी में, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का कोई सरोकार नहीं था उस विकास से। वहाँ पे विकास की परिभाषा सिर्फ कुछ जो कहते हैं पॉपुलिस्ट अप्रोच जो थोड़ा बहुत था, नारियल कंबल की राजनीति थी वहाँ पे, और उसी के आधार पे प्रतिनिधि अपना बाहुबल और अपना धनबल का प्रयोग करके वहाँ के लोगों का विश्वास हासिल कर रहे थे लोग। तो ये एक संस्कृति बन गई थी 15 सालों से। लेकिन लोगों को जब लगा कि नहीं, विकास का सही मायने कुछ और होता है, विकास का मायने होता है शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, उनकी सड़कें अच्छी हों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने, तब लोगों ने इस बदलाव को किया और उस बदलाव के लिए मुझे चुना मटिहानी के लोगों ने। और मैंने विगत 5 सालों में इन सारे विकास के मानदंडों पे कार्य करने का प्रयास किया और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके पूरे सहयोग से आज मटिहानी में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन 3 क्षेत्रों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। आज मटिहानी की लगभग सभी सड़कें बन के तैयार हैं, निर्माणाधीन है अथवा उनका टेंडर हो गया है, और जितनी प्रमुख सड़कें थी वो सब बन चुकी हैं। मटिहानी में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, शिक्षा के बहुत सारे +2 के बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है, शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। यहाँ तक कि मटिहानी विधानसभा के लोगों की एक मांग थी कि एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे बने, लेकिन उस वक्त नियम नहीं था डिग्री कॉलेज का। अनुमंडल स्तर पे ही डिग्री कॉलेज बनना था, उन्हीं अनुमंडलों में बनना था जहां पहले से एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और मटिहानी विधानसभा पूरा बेगूसराय अनुमंडल में था, है अभी भी, और बेगूसराय अनुमंडल में पहले से ही कई डिग्री कॉलेज थे। लेकिन मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि मटिहानी के लिए उन्होंने एक विशेष परिस्थिति में मटिहानी के एक विशेष प्रखंड को, जो भौगोलिक रूप से बिल्कुल कटा हुआ था अनुमंडल के मुख्यालय से, ये बात बार बार हमने विधानसभा में उनका ध्यान आकृष्ट किया। और इस बार जब प्रगति यात्रा हुई तो उन्होंने सामो प्रखंड के लिए एक डिग्री कॉलेज दिया, और वो सिर्फ दिया ही नहीं, आज वो निर्माणाधीन है, वहाँ पे प्राध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। तो हम शुक्रगुजार हैं कि हर क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी और सड़कों के क्षेत्र में
बहुत प्रगति हुई है। सामो की सारी सड़कें बनी हैं, सभी सड़कों का टेंडर हो गया है। ये सारी सड़कें जो थी वो विगत 15 सालों में उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। शिक्षा का तो कोई सवाल नहीं था ध्यान देने का, और स्वास्थ्य की भी वैसी ही व्यवस्था थी। तो इन चीज़ों पे हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो बिहार विधानसभा में सर घूम रहे हैं जगह जगह, तो हमें तीन चीज़ें बहुत मजबूती से दिखाई दे रही हैं जो ज़मीन पर वाकई में समस्या, जैसे आपके क्षेत्र में तो एक मेजर समस्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये। दूसरी बड़ी चीज़ जो लोग सामने से कह रहे हैं वो है दारूबंदी को लेकर। लोग ये कह रहे हैं कि जी सरकार ने दारूबंदी ज़रूर की है, ऑन पेपर दारूबंदी ज़रूर है, लेकिन घर घर डिलीवरी है इस बात की, उसमें प्रशासन की संलिप्तता बताई जा रही है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राजस्व का इतना नुकसान हो रहा है तो फिर इस चीज़ को आपने बंद क्यों किया? आपके जो विरोधी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि फिर इस चीज़ का राज्य को फ़ायदा क्या है? देखिए, आपको हर कोई भी नियमावली आती है तो आपको उसके पीछे की भावना को समझना पड़ेगा। शराबबंदी हमारे संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका एक अंग है कि धीरे धीरे हम लोगों को, और महात्मा गांधी जी का ये सपना था, और उनके निर्देश पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शायद मुझे लगता है आर्टिकल 42 है, अगर मैं ध्यान में ला पाऊंगा उसको, तो उसमें है कि मद्य निषेध की ओर सभी राज्यों को और फिर पूरे देश को इसकी ओर बढ़ना चाहिए। और उसी क्रम में उसी निर्देश का पालन करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी ही अच्छी मानसिकता के साथ और शुद्ध मंशा के साथ शराबबंदी कानून को बिहार में लाया, और 2016 से ये कानून लागू है। और इससे फ़ायदा जितने लोगों को है, तमाम परिवारों को फ़ायदा है। लेकिन कुछ जो गड़बड़ियां होती हैं, जब कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो बीच में लोग उसमें से अवसर निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन शराबबंदी समाज के व्यापक हित में है, और उस व्यापक हित के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस कार्य को किया। और आप देखते होंगे कि शराबबंदी से पहले का जो सड़कों पे माहौल था, जो समाज में माहौल था, और शराबबंदी के बाद जो माहौल बना, उसमें काफ़ी अंतर है। ये अलग बात है कि शराब पीने वाले कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो धीरे धीरे लोगों की मानसिकता जब बदलेगी, जब इसका व्यापक फ़ायदा उनको पता लगेगा, तो निश्चित रूप से इसको सब लोग भी प्रवृत्त होंगे। ये एक अच्छी मंशा से लिया गया कदम है। सर बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में पहले दो चीज़ें होती थी, या तो जैसे एनडीए होता था, दूसरी तरफ महागठबंधन होता था। इस बार बिहार में ऑन ग्राउंड एक तीसरा फैक्टर, मतलब कई लोगों से जैसे आप बात करेंगे तो कुछ लोग वो नाम ले रहे हैं, वो नाम है प्रशांत किशोर का। आप क्या बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को एक फैक्टर मान रहे हैं? जेडीयू इसको फैक्टर मान रही है? नहीं नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपनी एक अलग तरीके की राजनीति करने के प्रयास में है, बिहार के केजरीवाल बनने के प्रयास में है। बिहार की जनता की राजनीति अलग है, महानगरीय राजनीति अलग होती है। वो महानगरीय सोच के साथ बिहार की राजनीति में उतरे हैं। यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, कम से कम हम पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है सर, राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर हैं। उनका आरोप आपके गठबंधन बीजेपी और आप लोगों पर यह है कि वोट चोरी हो रही है, और ये वोट चोरी लगातार इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय? जनता पे भरोसा करना चाहिए, और लोकतंत्र में वोट की चोरी कभी भी नहीं होती है, कोई नहीं कर सकता है। वो ज़माना चला गया। वो ज़माना राहुल गांधी जी के ही, कांग्रेस का ही ज़माना था, तेजस्वी जी का ज़माना था, जब वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती होती थी। आज बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है, मतदान होता है, और ये जो SIR की प्रक्रिया है ये एक सामान्य प्रक्रिया है। 2003 में भी हुई थी, अब भी हो रही है। इलेक्शन कमीशन समय समय पर इस प्रक्रिया का पालन करती है, बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से करती है, और वही हो रहा है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो उनको आपत्ति भी देने का पूरा समय दिया गया है। तो ये सिर्फ एक अपनी हार को देखते हुए, एक अपनी हार की पृष्ठभूमि तैयार करने में लोग लगे हुए हैं कि वो जानते हैं कि निश्चित रूप से बुरी तरीके से महागठबंधन की हार होने जा रही है बिहार में। 2025 फिर से नीतीश और 225 के लक्ष्य को हम लोग बड़ी आसानी से पार कर रहे हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से बिहार का नेतृत्व देने जा रहे हैं। तो ये उनकी हताशा है, उस हताशा में वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सर अंतिम दो छोटे छोटे सवाल। पहला ये कि लंबे समय से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सड़क बिजली पानी इन पर वाकई में काम हुआ है, वो दिखता है, वो आंखों से विकास दिखता है। लेकिन एक मेजर चीज़ जो आज भी जिससे बिहार दो चार है वो है पलायन। पलायन की समस्या जो 90s के दौर में शुरू हुई वो आज भी बदस्तूर जारी है।
उसमें शिक्षा का हिस्सा भी जोड़ लीजिए कि शिक्षा की व्यवस्था अगर बहुत अच्छी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो बच्चा बाहर जा रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है पढ़ने के लिए। इस पर जेडीयू आगे भविष्य में क्या करने की तैयारी कर रही है? दूसरा ये नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हम लोग जैसे ग्राउंड में घूम रहे हैं तो लोगों में एक संदेह है, एक आशंका है कि मुख्यमंत्री क्या अगले 5 साल के लिए उपयुक्त हैं, अगले 5 साल तक सरकार चला पाएंगे? ये वो कोर वोटर है जो जेडीयू का वोटर है, जिसको इस बात की चिंता है। देखिए, मैं एक एक करके आपकी बात का जवाब देता हूँ। जिस पलायन की बात आप कर रहे हैं वो भी बीते ज़माने की बात थी। आज सही बात है कि बिहार में रोज़गार के उतने अवसर नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन विगत 20 वर्षों में जो आप देखेंगे तो बिहार में रोज़गार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे नौकरियाँ भी सरकार दे रही है। आपने देखा है कि अभी जो हमारे इस कार्यकाल में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 10 लाख नौकरी का वादा किया था, 12 लाख नौकरियां दी गई, 38 लाख लोगों को रोज़गार दिया गया। और साथ ही साथ अभी जो संकल्प हमने लिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, तो उसके लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। आपने बिहार की नई औद्योगिक नीति देखी होगी। अभी नई औद्योगिक नीति में औद्योगिकरण को विस्तार देने के लिए बिहार सरकार ने बहुत इंसेंटिव दिया है, और इंसेंटिव के नाम पे आप देख रहे हैं टैक्स हॉलीडे, जीएसटी का हॉलीडे 14 वर्षों के लिए। 1 रुपये में 10 एकड़ तक ज़मीन और 100 एकड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट पे 40% की सब्सिडी, यानी 100 करोड़ की लागत से आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो 40 करोड़ की सब्सिडी। ये सारे चीज़ औद्योगिकरण को आकर्षित करने के लिए, बिहार में बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को आकर्षित करने के लिए दिया गया है, और इसका काफ़ी प्रभाव हो रहा है। बेगूसराय ज़िले में ही 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उसकी कैबिनेट से स्वीकृति हो चुकी है औद्योगिकरण के लिए। इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे बनने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बिहार का रोड मैप तय है कि और किसी प्रकार का फिर कोई पलायन होने नहीं जा रहा है रोज़गार के लिए। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में अब हम काफ़ी खर्च कर रहे हैं। शिक्षा में बिहार की सरकार का आज 72,000 करोड़ का बजट है। बिहार के बजट का सबसे अधिक भाग शिक्षा पे जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक। आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ी है, डिग्री कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़े हैं। तो ये सारे अवसर अब बिहार के छात्रों को मिल रहा है, और पलायन निश्चित रूप से घटा है। मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं भी थोड़ा बहुत एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ हूँ, जो शिक्षा का और उच्च शिक्षा से संबंधित चीज़ों का हब पहले दिल्ली हुआ करता था, वो हब धीरे धीरे रीजनल सेंटर्स में शिफ्ट हो रहा है, और एक पटना उसका बड़ा सेंटर बन गया है। तो निश्चित रूप से पलायन इस कारण से घट रहा है, क्योंकि अवसर यहाँ पे शिक्षा के, रोज़गार के निर्मित हो रहे हैं। इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार किया है, और कहीं पे ये चीज़ अब होने के लिए पलायन को हम लोग निश्चित रूप से खत्म करेंगे, और बिहार के लोगों को बिहार में ही शिक्षा मिलेगा, बिहार में ही रोज़गार मिलेगा। नीतीश जी के स्वास्थ्य वाला सवाल। जहाँ तक बात नीतीश जी के स्वास्थ्य की, ये भी विरोधियों के द्वारा फैलाई गई बात है। हम लोग अक्सर नीतीश जी से मिलते रहते हैं, कम से कम महीने में 1 से 2 बार तो मैं निश्चित रूप से मिलता हूँ। पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और उनके स्वास्थ्य का कारण आपको दिखना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जो 1 वर्षों में 3-3 पूरे बिहार की यात्रा कर लेता है,